हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। डिस्कस करेंगे 11th ऑफ सितंबर के करंट अफेयर। मॉर्निंग का थॉट देखेंगे, इसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफर। और लास्ट में रिवीजन की क्लास है, और कल भी यानी कि कल संडे था तो हमने वीकली रिवीजन की क्लास अपने चैनल पर डाल दी है। तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोचने समझने में समय लें, लेकिन जब कार्रवाई का समय आए तो सोचना बंद करें, काम शुरू करें। देखिए, जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो नेचुरल सी बात है कि उसकी सारी प्रोसेस को समझने में हमें टाइम लगता है। हम फेल होंगे, पास होंगे, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता रहता है। लेकिन जब आपको भरोसा है अपने ऊपर कि आप ये काम कर सकते हैं, तो बस अब उठ खड़े होना है और उस काम में लग जाना है। क्योंकि जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो जीत वहीं से हमारी स्टार्ट हो जाती है। और सीखने की प्रक्रिया में हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि हम नई नई चीजें सीखते जाते हैं, अपनी एबिलिटी को सुधारते जाते हैं, और जो हम चाहते हैं वो हमें जरूर एक दिन मिल जाता है। तो इसी खूबसूरत विचारधारा के साथ में सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते रहिए और जीवन को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीते रहिए। इसी विचारधारा के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। पहली जो बात करेंगे वो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के बारे में बात करेंगे जिसको हर साल 11 सितंबर को मनाया जाता है। और भारत का जो पर्यावरण और वन मंत्रालय है उसके द्वारा इसको डिसाइड किया गया था मनाने के लिए। और 2013 में सबसे पहले इसे मनाया गया था। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस है, यानी ऐसे लोग जो वनों को, जीव जंतुओं को बचाने के लिए अपनी जान दे चुके हैं, जान गंवा चुके हैं, उनकी याद में ये शहीद दिवस मनाया जाता है। तो याद रख लेना इस बात को। देखिए, यहाँ पर हम कुछ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए जो मूवमेंट चलाए गए थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम खेजड़ी आंदोलन के बारे में बात करेंगे। जो खेजड़ी जगह है वो आपको राजस्थान के जोधपुर में देखने को मिल जाएगी। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में ये आंदोलन चलाया गया था। और 12 सितंबर 1730 को एक घटना होती है। ये घटना क्या है जान लेते हैं। तो इसमें अमृता देवी बिश्नोई के साथ साथ में जो 84 गांव थे वहां के लगभग 363 बिश्नोई, जिसमें 69 महिलाएं थी और 294 पुरुष थे, वो वनों को बचाने के लिए शहीद हो जाते हैं। तो उनकी याद में ही हम खेजड़ी जो मूवमेंट है उसको याद करते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे चिपको आंदोलन के बारे में। सबसे ज्यादा फेमस अगर कोई पर्यावरण से संबंधित आंदोलन है तो वो है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के बारे में बात करते हुए आपको पता होना चाहिए कि सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में इस आंदोलन को चलाया गया था। और 1973 में घटना होती है। इसके दौरान उत्तराखंड में जो महिलाएं हैं वो वृक्षों से चिपक जाती हैं वृक्षों को बचाने के लिए। और ये आंदोलन लगभग 8 साल तक चलता है ना। और ये उनके द्वारा कहा जाता है कि अगर आपको वृक्षों को काटना है तो पहले हमें काटिए, फिर आप वृक्ष काट पाएंगे। ओके। और इस आंदोलन के तहत ही 8 साल के इस संघर्ष के बाद 1981 में डिसीजन आया और ये कहा गया कि वृक्षों की कटाई नहीं करी जाएगी उत्तराखंड में। तो इस तरीके से हम जानते हैं चिपको आंदोलन को। इसी तरीके के चिपको आंदोलन के तर्ज पर ही एक और आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम है एपिको आंदोलन। एपिको आंदोलन कर्नाटका में चलाया गया था। कन्नड़ लैंग्वेज में एपिको का मतलब होता है आलिंगन, ठीक है, यानी कि गले से लगा लेना। तो यहाँ पर भी यह आंदोलन चिपको आंदोलन के तर्ज पर चलाया गया था। और यहाँ पर भी जो महिलाएं और युवा थे उन्होंने वृक्षों को बचाने के लिए काम किया था 1983 में। ओके। अच्छा, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था तो समझ लेते हैं। पांडुरंगा हेगड़े। यानी कोई भी आंदोलन ऐसे ही नहीं चलता है, तो पांडुरंगा हेगड़े के नेतृत्व में ये आंदोलन चलाया गया था। क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। भारतीय वायुसेना के द्वारा 25 और 26 सितंबर 2023 को गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में एक शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। उसका नाम पहले जान लो क्या है। तो भारत ड्रोन शक्ति प्रदर्शन हो रहा है 2023 के लिए। और इसकी मेजबानी कौन कर रहा है यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसकी मेजबानी कर रहा है ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। और इजी वे में इसको समझते हैं। देखिए, क्या है कि ड्रोन की अभी आधुनिक समय में अगर मैं बात करूं तो ड्रोन की जो महत्ता है वो बढ़ती जा रही है। हर तरीके के ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और सिर्फ युद्ध के क्षेत्र में ही नहीं, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आपको ड्रोन का इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा। कोविड के टाइम में हमने देखा कि दवाइयों को पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। हम जब सिंचाई करते हैं तो उसके माध्यम से निगरानी करते हैं कैमरे के माध्यम से। तो बहुत सारी प्रक्रियाएं करते हैं ड्रोन के माध्यम से।
तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 का प्रदर्शन किया जाएगा और इसकी मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसकी मेजबानी करी जाएगी ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये जो भारतीय वायुसेना के द्वारा 25 और 26 सितंबर को ये प्रदर्शन किया जाएगा, इस बात को याद रख लेना। ठीक है, देखिए ये जो भारत ड्रोन शक्ति 2023 का प्रदर्शन होगा, इसमें 75 से अधिक ड्रोन से रिलेटेड जो स्टार्टअप्स हैं और साथ में ही जो कंपनियां हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी। ओके, ड्रोन का काम हम बहुत सारे सेक्टर्स में कर रहे हैं, दवाइयों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, हमारा जो बॉर्डर है उस पर निगरानी करने के लिए, सिंचाई के लिए, अगर कहीं पर आग लग जाती है तो उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए, सर्वे करने के लिए, तो बहुत सारे काम ड्रोन करता है। तो इस बात को ध्यान में रख के ही ऐसा किया गया है। भारत ड्रोन शक्ति 2023 याद रख लेना, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में हो रहा है। ओके, देखिए यहाँ पर एक डायनासोर की खोज करी गई है, उसके बारे में क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो डायनासोर का नाम क्या है, तो टाइटानोसॉरियन डायनासोर है और इसकी खोज की गई है, और ये पूछा जा रहा है कि कहाँ पर इसकी प्रजाति की खोज करी गई है। तो ये मिला है मिस्र के इगाई सेमखू में। टाइटानोसॉरियन डायनासोर के बारे में बात करें तो देखो, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं और उसमें युग पढ़ते हैं तो उसमें मेसोजोइक युग आता है। मेसोजोइक युग में ही एक और युग आता है जिसको हम क्रेटोसियस युग कहते हैं। तो जो मेसोजोइक युग का सबसे लास्ट वाला युग है, तो इस क्रोटेशियस युग में ही हमको इस प्रजाति के अवशेष मिले हैं। लगभग 75 मिलियन वर्ष पुराना है ये। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, इसकी खोज करी किसने, तो इसकी खोज करी है मिड वेस्टर्न यूनिवर्सिटी है, वहां के एक जीव वैज्ञानिक है जिनका नाम है एरिक गोरसक। इनकी टीम के द्वारा इसकी खोज करी गई है, तो इस बात को आप ध्यान रख लेना। ठीक है, क्रेटेशियस युग के बारे में बात करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि मेसोजोइक युग का जो सबसे लास्ट वाला समय है उसको क्रेटेशियस युग कहा जाता है, और इसको डायनासोर का युग भी कहा जाता है। यानी कि आप डायनासोर का अगर अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो क्रेटेशियस युग है उसमें सबसे ज्यादा डायनासोर पाए गए हैं। ठीक है, और ये जो टाइम पीरियड चलता है ये 145 से लेकर 66 मिलियन वर्ष पूर्व तक का टाइम पीरियड इसमें लिया जाता है। क्लियर, नेक्स्ट बात करेंगे। देखो, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही आसियान शिखर सम्मेलन के बारे में बात करा था। आसियान में 10 देशों का समूह है ये, और दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन के रूप में जानते हैं, और दक्षिण पूर्वी एशियाई जो क्षेत्र है उसका सबसे ज्यादा शक्तिशाली संगठन के रूप में भी हम आसियान को जानते हैं, जिसमें 10 देश शामिल हैं। इसकी सह अध्यक्षता करी गई थी भारत के द्वारा, इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो जब इसकी सह अध्यक्षता करी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि उन्होंने किस देश के साथ अपने जो राजनयिक संबंध है उसको स्थापित करने की घोषणा करी है। तो डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाएगा भारत किसके साथ में, तिमोर लेस्ते के साथ में। तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली है, क्या है, दिल्ली नहीं है, दिल्ली है। ठीक है, और यहाँ पर भारतीय दूतावास का निर्माण किया जाएगा, ऐसा बात बोला गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रसिद्ध लेखक हैं शांतनु गुप्ता जी, उनके द्वारा एक बुक लिखी गई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर। ठीक है, तो इस जीवन पर आधारित उपन्यास का नाम पूछा गया है। ये उपन्यास ग्राफिक उपन्यास है, इस बात को ध्यान रख लेना, जिससे कि बच्चे भी इसको अच्छे से पढ़ पाए। इस बुक का नाम है अजय टू योगी आदित्यनाथ, जिसको स्टार्टिंग में लॉन्च किया गया है भारत के 8 राज्यों में। सिर्फ यूपी की ही बारे में बात करूं तो यूपी के जो जिले हैं वहां पर 29 जगहों पर इसको लॉन्च किया गया है, और दिल्ली एनसीआर में लगभग 7 जगहों पर इसको लॉन्च किया गया है। अच्छा, एक समय में सबसे अधिक पुस्तक लॉन्च करने का रिकॉर्ड बनाया है, लगभग 67 लॉन्च किया गया था, जिसकी वजह से एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम भी दर्ज करा दिया गया है। इस बुक में आप देखोगे तो योगी आदित्यनाथ जी उत्तराखंड के एक गांव के निवासी थे, तो किस तरीके से वो वहां से निकलकर, और किस तरीके से जो उत्तर प्रदेश के लिए कहा जाता है कि भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला स्टेट है ये, तो वहां के मुख्यमंत्री तक का जो सफर है उसके बारे में इस बुक में लिखा गया है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे
वानुअतु की संसद ने किसे अपना नया प्रधानमंत्री बनाया है? यानी कि जो वानुअतु एक देश है उसके प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो नाम याद रख लेना बस इसका, सातो किल्मन। ओके, तो सातो किल्मन बने हैं वानुआतु के नए प्रधानमंत्री। ओके, अगर वानुआतु के बारे में बात करूं तो ये एक द्वीप समूह वाला देश है जिसमें आपको 83 द्वीप देखने को मिलेंगे। 16 द्वीप ऐसे हैं जहां पर इसके निवासी रहते हैं और इसकी राजधानी पोर्ट विला है जो एफेड द्वीप पर स्थित है। ओके, क्लियर। और यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो देख लेते हैं। तो विस्लामा अंग्रेजी और फ्रेंच यहाँ की लैंग्वेज है जो आधिकारिक तौर पर बोली जाती है, और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है वातु। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे, रिवीजन करेंगे, कल की क्लास में हमने जो पढ़ा वो सब कुछ आज देखेंगे क्या क्या था हमारे पास। ओके, तो आइए बात करते हैं विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के बारे में, जिसको हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है। यानी कि जो लोग आत्महत्या करना चाहते हैं उनकी मानसिक स्थिति को समझते हुए उनको इस परिस्थिति से निकालने के लिए ही ये दिन मनाया जाता है। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस हर साल सितंबर के महीने में दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, ये याद रख लेना। और इसीलिए इस बार हमने इसको 9 सितंबर को मनाया है। ओके, देखो 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल, जिसको टॉर्च कहा जाता है, तो कहाँ लॉन्च किया गया है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया गया है गोवा में, याद रख लेना। 37 नंबर के नेशनल गेम्स होने वाले हैं, गोवा में इसको लॉन्च कर दिया गया है। और इसके दौरान नेशनल गेम्स का जो गान है, सॉन्ग है, वो भी गाया गया है अमिताभ बच्चन की आवाज में। और साथ में इसका साथ दिया गोवा के राज्यपाल के द्वारा। ओके, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया संवादी भुगतान पहले, उसका नाम पूछा जा रहा है। तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से वॉइस असिस्टेंट का इस्तेमाल करके आप जो है रसीद प्राप्त कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं। इसका नाम पूछा जा रहा है। तो हेलो यूपीआई और भारत बिल पे कनेक्ट। जैसे कि आप सब देखते हैं कि हम एलेक्सा से, जो एक वॉइस असिस्टेंट है, उसका इस्तेमाल करते हैं तो तुरंत वो रिजल्ट हमें दे देती है। उसी तरीके से जब आप हेलो यूपीआई और भारत बिल पे कनेक्ट है इसका यूज करेंगे तो इसके माध्यम से आप पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। तमिलनाडु के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत या जीआई टैग दिया गया है? तो इस उत्पाद का नाम याद रख लीजिएगा, सलेम सागो इसका नाम है। तमिलनाडु का डिस्ट्रिक्ट है सलेम, यहाँ पर सलेम सागो को उगाया जाता है। सलेम सागो क्या है? एक साबूदाना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और फ्रांस का कौन सा द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास था जिसका समापन सफलतापूर्वक हुआ है? तो भारत और फ्रांस के बीच में नौसैनिक अभ्यास किया जाता है, उसका नाम है वरुण, और ये अरब सागर में इसको अभी संपन्न किया गया है। ओके, महिला फैशन ब्रांड है डब्ल्यू, इसके लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है डब्ल्यू ने? तो इसके लिए चुना गया है अनुष्का शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवागमन के अनुभवों को बेहतर बनाने और डिजिटल भुगतान के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो इसको याद रख लेना, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड के बारे में सबसे पहले जो बात करी गई थी वो आरबीआई के द्वारा एक समिति बनी थी। तो उस समिति के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि इस तरीके के कार्ड होने चाहिए जिससे कि लोगों को डिजिटली भुगतान करने में आसानी हो सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा ऐसा किया गया है। ओके, देखो राधिका अयंगर जो पेशे से एक पत्रकार है, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है, उसका नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है उसका नाम है फायर ऑन द गंगा, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस। इस बुक में आप देखेंगे कि जो बनारस है वहां पर हिंदू धर्म से संबंधित अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको जलाया जाता है, फिर उसकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया जाता है। तो इस पूरी बुक में मृत्यु का जो समय है और उसके बाद की जो प्रक्रिया है उसके बारे में लिखा गया है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के समूह G20 के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो उसके राष्ट्राध्यक्षों की जो मीटिंग हुई है वो भारत में हुई है 9 और 10 सितंबर को। ठीक है, तो इस मीटिंग के दौरान 9 सितंबर को स्थायी सदस्य के रूप में किसे बनाया गया है, ये बात पूछी जा रही है यहाँ पर। तो स्थायी रूप से बनाया गया है अफ्रीकी संघ को, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा करी गई। अफ्रीकी संघ में 55 देश शामिल हैं, इस बात को आप याद रख लीजिएगा। G20 में 20 देशों का इसको समूह कहा जाता है जिसमें 19 देश थे
ठीक है, और 20वां इसमें यूरोपीय संघ है, और अब 21वां शामिल हो गया है अफ्रीकी संघ, जिसमें 55 देश शामिल हैं। क्लियर? तो इस सेशन में इतना ही। आई होप कि आपने सारे क्वेश्चन बखूबी समझ लिए होंगे और जो रिवीजन है वो भी अच्छे से कर लिया होगा। बाकी जो भी सुझाव है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपने सुझाव दे सकते हैं। टेलीग्राम के लिंक पर पीडीएफ के फॉर्म में सारा कंटेंट उपस्थित है, इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में, तो आप पढ़ सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। फिर कल मिलेंगे नए न्यूज के साथ, नए विचारों के साथ। तब तक टेक केयर, खूब खुश रहिए, खूब पॉजिटिव रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।